Hello everyone, this is Zainul Arfin from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपके बुक के चैप्टर नंबर 8 के एक ब्रीफ से ओवरव्यू की, कि जब आप वो चैप्टर पढ़ें तो यू शुड नो कि उसके अंदर क्या है, उसमें क्या क्या बात की गई है, किस सीक्वेंस में है, किस तरह से चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके बताया गया है। तो चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज़ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में उन्होंने प्लांट्स की न्यूट्रिशन का भी कवर किया है, ह्यूमंस की भी कवर किया है, फिर ह्यूमंस के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया है। सो लेट्स बिगिन कि न्यूट्रिशन क्या है, कि जो भी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। न्यूट्रिशन प्लांट्स की जो है वो हमारे से डिफरेंट है, यानी एनिमल से और ह्यूमन से डिफरेंट है, लेकिन वो कैसे है, वो इस तरह से है कि प्लांट्स को यूजुअली 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़रा बड़ी क्वांटिटीज़ में, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत कम, थोड़ी क्वान्टिटी में प्लांट को फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें जो हैं ये तो फिक्स्ड हैं कि ये तो प्लांट को चाहिए ही, और वो सॉइल से लेता है वाटर और एटमॉस्फेयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो अपनी फंक्शनिंग कर लेता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें सल्फ़र आ जाता है, फास्फोरस, पोटाशियम और कैल्शियम आ जाता है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ साथ जो है प्लांट की न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा एक मेजर रोल है। क्यों है कि नाइट्रोजन जो है वो मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, यानी जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं प्लांट के अंदर भी उसका एक मेजर कंपोनेंट है, जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। क्लोरोफिल का भी एक मेजर कंपोनेंट है, विटामिन्स और एंजाइम्स जो कि एसेंशियल हैं प्लांट की लाइफ के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी है। जबकि मैग्नीज जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स। फिर प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं जो सॉइल में मौजूद नहीं हैं, उनको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचर में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, माइन किए जा सकते हैं, पहाड़ों में एग्जिस्ट करते हैं और इवन सॉइल में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और वो प्लांट को एज इट इज़ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स हैं मतलब वो लिविंग सोर्सेज से आते हैं, डेड प्लांट लीव्स हो गए, वेस्ट हो गया एनिमल्स का, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक में आते हैं, और ये 2 किस्म के फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स के कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं एनवायरनमेंट पे। वो जो हैं वो इसलिए आते हैं कि जब एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हों तो एक अरसे के बाद वो जो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ हुए हैं वो नाकारा हो जाती है, वहाँ पे फर्दर क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती। दूसरा, अगर एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हों प्लांट के लिए तो वो प्लांट की ग्रोथ को, उसकी फ्रूट बेयरिंग प्रॉपर्टीज़ को, उसकी लीफ की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिनरल अपटेक हो जाता है प्लांट में, और वो जो मिनरल्स हैं, एक्सेस मिनरल्स हैं, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से वो ह्यूमन तक पहुँच जाते हैं, उनकी डाइट का एक पार्ट बन जाते हैं जो कि नहीं बनना चाहिए। वो फूड चेन में आ जाती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक बात हो जाती है प्लांट की न्यूट्रिशन की। तो अगली बात आ जाती है ह्यूमन न्यूट्रिशन की, कि ह्यूमन जो फूड है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी डाइट का 2/3 जो हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में आती हैं। वो हमें पास्ता से, फ्लोर, ग्रेन्स, मिल्क, इन चीज़ों से हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। हम जो रोटी खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, ये बहुत मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे लिए। दूसरी चीज़ आ जाती है लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं वो क्या हैं कि वो फैटी एसिड्स हैं जो कि जिन्होंने बॉन्ड बनाया होता है ग्लिसरॉल से। अब फैटी एसिड्स जो हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं उनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन्स आ जाती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं, यानी अमाइनो एसिड मिलते मिलते लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, वो मिलके एक बड़ी प्रोटीन बना देते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स भी हैं, और वो फर्दर हमारे अंदर जो दूसरी प्रोटीन्स हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए यूज़ होनी होती हैं उनकी सिंथेसिस के लिए भी हमें अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती हैं जो हमारे अंदर नहीं होते। इन मेजर चीज़ों के साथ साथ फिर आ जाते हैं मिनरल्स। अब हमारे लिए भी ज़रूरी हैं कि कुछ मिनरल्स हम कंज्यूम करें। सेम हेयर कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो मेजर मिनरल्स होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं, यानी ट्रेस अमाउंट्स में हमें चाहिए होते हैं। फिर मिनरल्स में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, जैसे कि कैल्शियम हो गया और आयरन हो गया। कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो डेवलपमेंट है बोन्स की और टीथ की उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जबकि आयरन जो है वो हमारी ब्लड के लिए, हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ आयरन अटैच हुआ होता है, एंड इट हेल्प्स कैरी द ऑक्सीजन इन द ब्लड टू द इंटायर बॉडी। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर मिनरल्स के बाद विटामिन्स आ जाते हैं। विटामिन्स भी हमें ट्रेस अमाउंट्स में ज़रूरत होती है, काफ़ी कम ज़रूरत होती है, बट स्टिल विटामिन्स के बगैर हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। विटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन ए जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी जो मेजर हैं। विटामिन ए जो है वो हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और येलो फ्रूट्स जो होते हैं, फिश लिवर, इन चीज़ों से हासिल करते हैं। एग, मिल्क और बटर के अंदर भी विटामिन ए होता है। और विटामिन ए जो है हमारी विज़न, जो डिम लाइट में हमारी विज़न है उसके लिए ज़रूरी है, सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए ज़रूरी है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है। फिर विटामिन सी आ जाता है जो कि हम सिट्रस फ्रूट से लेते हैं, बीफ लिवर में होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से होता है। और विटामिन सी ज़रूरी है हमारी बॉडी में कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, हमारी जो वूंड्स हैं उनकी हीलिंग के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। फिर विटामिन डी है जो हम फिश लिवर ऑयल जो है मिल्क से, घी से, बटर से, इन चीज़ों से लेते हैं। और इवन ये हमारी स्किन में भी सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमारी बोन्स का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो विटामिन डी से है। फिर इन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ह्यूमन फूड के, इसके साथ साथ हमें दो और चीज़ों की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। अब वाटर जो है वो हमारी फंक्शनिंग के लिए इतना ज़रूरी है कि वो अगर ना हो तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनको होने के लिए जो मीडियम चाहिए वो वाटर चाहिए। फिर जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसकी ब्रेक डाउन और उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है, उसकी एक्सक्रीशन के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। हमारी किडनीज़ जो हैं वो वाटर के बगैर काम नहीं कर सकती। तो इनफैक्ट कोई भी चीज़ हमारी वाटर के बगैर काम नहीं कर सकती। जो सोर्सेज हैं वाटर के, एक तो नेचुरली हम डायरेक्ट वाटर कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा मिल्क और जो जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, क्यूकम्बर हो गया, मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनसे हम वाटर हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ना ही ये कोई हमें कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो डाइटरी फाइबर है वो हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सोर्सेज से हमारे पास आता है और ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड रहता है, हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि डाइटरी फाइबर का एक मेजर कंपोनेंट है सेलुलोज। अब सेलुलोज जो है वो प्लांट की सेल वॉल्स बनाता है, हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड रहता है। लेकिन ये हमारा जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक रोल इसलिए इस तरह प्ले करता है कि ये बल्क क्रिएट करता है वेस्ट का, जिसकी वजह से बावल मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत रेगुलर रहती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लो कर सकता है, हमारी बॉडी का जो है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और इवन इंसुलिन और शुगर लेवल्स को भी समहाउ इम्पैक्ट करता है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बैलेंस क्वांटिटी में इंसान ने कंज्यूम करनी होती हैं, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, ताकि बॉडी प्रॉपर एक हार्मनी रहे बॉडी के अंदर। तो उसको हम कह देते हैं बैलेंस डाइट, कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में बॉडी के अंदर जाते रहें और उससे वेस्ट बनता रहे और बॉडी चलती रहे। अब जब उस बैलेंस डाइट से हम हटते हैं, या तो वो पूरी नहीं लेते या मिलती नहीं है या बहुत ज़्यादा ले लेते हैं डाइट, तो उसको हम कह देते हैं मैल न्यूट्रिशन।
दैट कुड ऑल्सो बी अंडर न्यूट्रिशन और दैट कुड ऑल्सो बी ओवर न्यूट्रिशन, कि हमारी रिक्वायरमेंट से कम भी हो सकती है और हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी मेजर 3 टाइप्स हैं, 3 तरह के मैल न्यूट्रिशन है, उससे फर्दर जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं। उसमें से पहली है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, जिसका मतलब ये है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो, कि प्रॉपर जितनी नीड है बॉडी को, ना तो उतने प्रोटीन्स मिल रहे हैं इन टर्न, ना ही उतनी एनर्जी बॉडी को मिल रही है। उससे 2 तरह की डिजीज़ेस होती हैं, जिसको हम क्वाशियोर कहते हैं और मेरेस्मस कहते हैं। और ये दोनों जो डेफिशिएंसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली, और इसमें जो पेशेंट्स होते हैं स्पेशली बच्चों में आ जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वो थिन होते हैं, उनकी स्केलेटल अपीयरेंस होती है, लंबे हो भी जाएँ तो उनकी बोन्स नज़र आ रही होती हैं, बहुत थिन से कमज़ोर से बच्चे होते हैं, एंड इट कैन इवन कॉज डेथ इन एक्सट्रीम केसेस। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आती है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, कि किसी ना किसी मिनरल की कमी है, जिसमें 2 मेजर हैं, एक है गोइटर और एक है एनीमिया। गोइटर में जो है हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। एनीमिया में हमारे अंदर आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी की वजह से हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम बनते हैं। वो इसलिए कम बनते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ आयरन अटैच होना होता है। अगर इनफ आयरन अवेलेबल नहीं होता तो रेड ब्लड सेल्स ही कम बन रहे होते हैं, और इससे इम्पैक्ट होता है ओवरऑल हेल्थ, और जो आरबीसीज़ की ओवरऑल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी है वो बुरी तरह से मुतासर होती है। फिर जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो ओवरटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की आ जाती है, कि अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और उतनी एक्टिविटी नहीं है, उतने कंज्यूम नहीं हो रहे, उससे ओबेसिटी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ले लिए जाएं। फिर माल न्यूट्रिशन के जो मेजर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं वाइडर स्केल पे, वो क्या हैं? वो ये हैं कि स्टारवेशन, कि अगर खाना नहीं मिल रहा, खाना अवेलेबल नहीं है फॉर सर्टन सोशो पॉलिटिकल रीजंस, उससे स्टारवेशन हो सकती है, कि फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एक बंदा भूखा है, उसका खाना अवेलेबल नहीं है, तो वो दैट पर्सन वुड स्टार्व एंड इवन डाई। दूसरी चीज़ हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, दैट इज़ डन बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, कि हम ज़्यादा फैट्स और फैटी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वो भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, कि बैलेंस डाइट ना ली जाए तो उसकी वजह से आपका जो बावल मूवमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हों। अब यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो फूड की कंजम्पशन इन अ प्रॉपर वे और उसकी बैलेंस होने तक थी, लेकिन फूड तब तक हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकता जब तक वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो रहा हो। तो ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन एक बहुत मेजर प्रोसेस है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन को हम डाइजेशन से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन के 5 फेजेस हैं। 5 फेजेस क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ इंजेशन, जिसमें हम खाना खाते हैं। द सेकेंड वन इज़ डाइजेशन, जिसमें ब्रेकअप होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की इनटू सिमिलर। फिर वो जो ब्रोकन सब्सटेंसेस होते हैं, जो छोटे छोटे हम सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस बना लेते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। फिर एसिमिलेशन होती है, कि वो जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कैसे होंगे और हमारी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए किस तरह से वो नए सब्सटेंसेस बना सकते हैं हमारी बॉडी में। और लास्ट फेज होता है दैट इज़ डीफिकेशन, कि जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है वो बॉडी से निकल जाए। अब डाइजेशन जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम एक तरह से एक और नाम भी देते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जो 2 ओपनिंग्स हैं, आवर माउथ और एनस, उसके दरमियान में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनको हम एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा कहते हैं। उसमें सबसे पहला जो पोर्शन है वो आ जाता है ओरल कैविटी का, यानी हमारा मुंह गले तक जो है वो ओरल कैविटी में इंक्लूडेड है। ओरल कैविटी के डिफरेंट काम हैं। पहला है फूड सिलेक्शन, यानी कि जब हम खाना खाते ही हैं तो दैट फूड इज़ सूटेबल फॉर कंजम्पशन और नॉट, वो सिलेक्ट होता है। फिर हमारे मुंह के अंदर च्यूइंग होती है, ग्राइंडिंग होती है फूड की, उसमें फिर सलाइवा ऐड होता है, म्यूकस ऐड होता है, तो लुब्रिकेशन भी हो जाती है। फिर केमिकल डाइजेशन होती है वहीं पे, कि हमारे सलाइवा में एक एंजाइम है अमाइलेज, वो वहीं पे कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जो है डाइजेशन शुरू कर देता है। वहाँ से जो है फिर जो खाना है वो एक बोलस की फॉर्म में आगे चला जाता है फेरिंग्स और ईसोफेगस में। हम खाना स्वेलो करते हैं, और स्वेलो कैसे करते हैं वो एक प्रोसेस है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के थ्रू जो हमारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो वो खाना हमारे अंदर नीचे चला जाता है और वो जाके हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है।
अब स्टमक के दो पोर्शंस हैं, कार्डियक पोर्शन है और पाइलोरिक पोर्शन है। कार्डियक पोर्शन जो है वो हमारे ईसोफेगस से कनेक्टेड है और वहाँ एक मसल है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ कार्डियक स्फिंक्टर मसल। और जो पाइलोरिक पोर्शन है वो नीचे होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग यानी ड्यूडेनम से कनेक्टेड है और एक मसल है दैट इज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब स्टमक के अंदर म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, दैट इज़ पेप्सिन, वो होता है। स्टमक जो है एक और मेजर काम भी करता है जिसको हम कहते हैं चर्निंग। चर्निंग का मतलब है कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक के अंदर सिक्रीशंस मिक्स हो जाती हैं, वो डाइजेशन में हेल्प आउट करती हैं। और दूसरी बात ये कि उससे हीट पैदा होती है, जो लिपिड कंटेंट है उसकी डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। जब स्टमक सारा काम कर लेता है तो वो एक स्लरी सी, एक सूप लाइक कंसिस्टेंसी बना देता है खाने की, जिसको कहते हैं काइम। वो काइम जो है फिर इंटेस्टाइन में जाता है। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सोल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। इंटेस्टाइन्स दो तरह की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका अपर पोर्शन होता है ड्यूडेनम। स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल है वो रिलैक्स होता है और कुछ काइम जो है वो ड्यूडेनम में आ जाता है। ड्यूडेनम में काम मेजर जितनी भी डाइजेशन हो रही होती है, बाकी जो बच गई होती है वो यहीं पे हो जाती है। उसमें 3 सिक्रीशंस होती हैं जो खाने के साथ मिक्स होती हैं और डाइजेस्ट करती हैं रिमेनिंग फूड को। वो 3 डाइजेशन है, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। ये सारी चीज़ें मिलकर फर्दर चीज़ें डाइजेस्ट करती हैं। आगे फिर खाना उससे नेक्स्ट पोर्शन में चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसको हम कहते हैं ज्यूजिनम, और वहाँ से इलियम में चला जाता है। अब इलियम में जो है खाना वहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है कि इलियम के अंदर कुछ स्मॉल विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके और फूड इजीली और मोर इफेक्टिवली वहाँ से वो ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस जो हैं वो अब्जॉर्ब हो सकें। लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंट पोर्शंस हैं, जिसमें कोलोन और रेक्टम भी है। कोलोन में जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ब्लड में वापस चला जाता है। फिर जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता है वो जो रेक्टम में स्टोर होता रहता है। रेक्टम में स्टोर होने के बाद जब रेक्टम फुल हो जाता है तो हमारी बॉडी एक रिफ्लक्स जनरेट करती है। वो रिफ्लक्स जनरेट करती है तो कोलोन ओपन होता है और वहाँ से जो सारा रिमेनिंग वेस्ट है वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि जो लिवर है हमारा, वो भी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। वो बाइल सिक्रीट करता है। फिर लिवर के साथ एक गॉल ब्लैडर, एक और ऑर्गन है जो अटैच्ड है, जो बाइल को स्टोर कर रहा होता है और इंटेस्टाइन में डाल रहा होता है। तो लिवर इस तरह से ये काम करता है। उसके अलावा वो कुछ और फंक्शंस हैं बॉडी में, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के फंक्शंस हैं, कुछ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन सिंथेसिस और डिस्ट्रक्शन के फंक्शंस हैं जो परफॉर्म कर रहा होता है। इस तरह से हम जो लिवर है वो बॉडी में ये चीज़ें सारी परफॉर्म कर रहा होता है। फिर यहाँ तक तो प्रॉपर फंक्शनिंग की बात हो रही थी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे गट में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। मेजर डिसऑर्डर्स जो हैं वो गट के वो 3 तरह के हैं, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और अल्सर्स है। डायरिया में जो है वो किसी कोलोन में एक्सेसिव वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और वाटरी लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं। ये सेफ वाटर ना कंज्यूम करने की वजह से होता है और जो है बैक्टीरियल को इन्फेक्शन भी हो सकती है। दूसरी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। वो डायरिया का ऑपोजिट है कि एक्सेस वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फीसेस बहुत हार्ड हो जाते हैं, विच आर हार्ड टू एलिमिनेट। इसके लिए आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा डाइटरी फाइबर लें, पानी पूरा लें, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तीसरी बात है वो है अल्सर्स हैं, दैट आर वुंड्स और सोर्स जो आपके स्टमक में हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में हो सकते हैं और आपके ईसोफेगस में हो सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में ये अल्सर्स बन जाते हैं। ये ऐसे बनते हैं कि अगर आपके स्टमक में एक्सेस कोई एसिडिटी है तो आपका अपना ही गैस्ट्रिक जूस समटाइम्स आपके स्टमक या इंटेस्टाइन की वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है और उसके टिश्यूज़ को वहाँ से डैमेज कर देता है। इसमें शदीद किस्म की बर्निंग होती है, अनकंफर्टेबल होता है, पेन होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये अल्सर जो हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकें और वूंड को हेल्प कर सकें हीलिंग में, थोड़ा सा एसिडिटी को
कम करके। तो इस पूरे चैप्टर में न्यूट्रिशन से लेके डाइजेशन तक और इसकी एक्सक्रीशन तक और उसके डिसऑर्डर्स तक हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। एंड आई होप नाउ यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर Zainul Arfin from Tutoria.pk.